लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे, अगर आपको याद हो, हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में जिस प्रकार से छोटे छोटे राज्यों का भारत के अंदर उदय हुआ था और उत्तरी भारत में केवल हमें एक हर्षवर्धन नज़र आता है कि जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। ये गुप्तास के बाद 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी जो है, ये सब राजनीतिक रूप से डिसइंटीग्रेशन का पीरियड है। यानी एक हमें कोई बड़ा राज्य इसमें नज़र नहीं आता है। कुछ राज्य शक्तिशाली स्थापित भी हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनकी आयु नहीं हुई। हर्षवर्धन के बाद हम देखते हैं, एक हर्षवर्धन हमें मात्र नज़र आया इस पीरियड में। हर्षवर्धन के बाद हम देखते हैं कि उसके पतन के बाद ये उत्तरी भारत के अंदर छोटे छोटे नए राज्य पैदा हो गए। ये जो हर्षवर्धन जिसने 606 से 647 तक का जो उसका पीरियड है, 647 के बाद में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी जो है, और उसके बाद तुर्कों के आक्रमण से पहले तक का जो पीरियड है, इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो राजपूत स्टेट्स, क्या है वो? राजपूत स्टेट्स हैं। और इन राजपूत स्टेट्स के यहाँ का जो बीच में इनके संघर्ष हुआ है, वो संघर्ष हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ने की होती है। राजपूत स्टेट्स के बारे में एक दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो याद रखिए। ये जो राजपूत हैं, इनकी उत्पत्ति जो है, इस पर भी हमारे इतिहासकारों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। शब्द राजपूत, इस पर भी डिफरेंस क्या कि राजपूत जो है, ये क्या धारणा यह है कि राजपुत्र जो था, राजपुत्र ही बाद में राजपूत बनता चला गया। राजपुत्र कौन होता था? शासक का बेटा होता था, राजकुमार होता था, वो राजपूत होता था। लेकिन राजपूत क्या है? राजपूत क्या है? राजपूत एक वर्ग है पूरा। राजपूत एक पूरा वर्ग है। तो ये कैसे ट्रांसफर हुआ, इसके बारे में कोई बहुत एग्जैक्ट बात नहीं कही जा सकती। 2-3 बातें जिस पर सबसे सहमति है। एक तो ये कि ये राजपूत शब्द बेसिकली जिस अर्थ में अब प्रयोग होता है या उस पीरियड में प्रयोग होना आरम्भ हुआ, ये मुसलमानों के बाद के आने के बाद से आरम्भ हुआ है। मुसलमानों से पहले ये शब्द इन अर्थों में प्रयोग जनरली नहीं होता था। हालांकि राजपूत शब्द जो है वो हमें चाणक्य का भी मिला है, हमें बाणभट्ट का भी मिला है, लेकिन एग्जैक्ट एक वर्ग के रूप में जो बाद में जिस तरह से राजपूत स्टेट स्थापित हुई, वो मीनिंग उसके उस वक्त नहीं इस्तेमाल होते थे, उस वक्त प्रयोग में नहीं किए जाते थे। हर्षवर्धन के बाद अच्छा, इन राजपूत के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में फिर कई ओपिनियन हैं। जैसे बहुत से जो यूरोपियन हमारे इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार, कर्नेल टॉड हैं, उसके अलावा स्मिथ हैं, ब्रूक हैं, ये कहते हैं कि राजपूत जो थे ये भारतीय ओरिजिन के नहीं थे। ये शक, कुषाण और हुण जो आए थे उन्हीं के ओरिजिन के थे। जो सीथियंस थे उन्हीं के वंशज थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नहीं, ये जो भारत के पुराने जो क्षत्रिय वंश थे, उसमें निम्न क्षत्रिय वंश जो थे उनका ओरिजिन उनसे हुआ है। यानी एक ओपिनियन क्या है कि ये जो राजपूत हैं, ये कौन है? ये जो बाहर से आए हैं उन्हीं के वंशज हैं, सीथियंस के, कुषाण के, शाक के, इनके। लेकिन दूसरा क्या है, इसके बारे में ज़्यादा सहमति है। बड़े इतिहासकार हमारे जो हैं, इवन इंडिया के भी जो इतिहासकार हैं, वो इसी बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे अक्सर हमने देखा कि इतिहास की हर बात पर हर आदमी सहमत नहीं होता है। इसमें भी कुछ हमारे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो भारतीय ओरिजिन के थे और जो पुराने क्षत्रिय वंश थे उन्हीं की निम्न जाति जो थी उन क्षत्रियों की, वो ये राजपूत। लेकिन जो 2-3 चीज़ें जिन पर सब सहमति करते हैं वो ये कि ये आरंभ में इन अर्थों में नहीं था, ये मुस्लिम्स के आने के बाद से। दूसरी चीज़ इस पर एक्सेप्ट सब करते हैं वो ये कि इनमें मिश्रण ज़रूर है, आवश्यक है। यानी ये सब ऐसा नहीं कि सब ये भारतीय ओरिजिन के थे। ये इनमें एक बड़ी संख्या जो थी वो जो बाहर से हमारे आने वाले थे, कौन कुषाण थे, शक थे, हुन्स थे। स्पेशली हुन्स के बारे में माना जाता है और सीथियंस के बारे में कि ये उन्हीं के वंशज थे। जो राजपूत हैं ये उन्हीं के वंशज थे। आपने राजपूत की उत्पत्ति की वो अग्निकुंड वाली थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी, नहीं ना? अग्निकुंड की कि परशुराम ने जब सब क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो क्या हुआ? फिर ऋषियों को कहने के लिए ऋषियों मुनियों ने यज्ञ किए
उस दत्तियों को समाप्त करने के लिए। उसमें जो ऋषि थे उन्होंने अग्निकुंड से इनके संघर्ष करने के लिए उन्होंने 3 पैदा किए, उत्पन्न हुए, परमार, चालुक्य और गुर्जर प्रतिहारा। लेकिन ये अपना काम नहीं कर पाए। फिर एक अलग उन्होंने कुंड बनाया और उस कुंड से फिर जो पैदा हुआ वो 4 भुजाओं वाला था, जिससे फिर चौहान वंश जो है, चौहान जो है वो उनकी उत्पत्ति हुई। यानी इन राजपूतों की ये कहलाती है, क्या कहलाती है? अग्निकुंड से हुई कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्निकुंड। यानी इन राजपूत वंशों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है, जो ऋषि मुनियों ने यज्ञ के लिए किए थे। बहुत से आधुनिक इतिहासकार और यूरोपियंस इस थ्योरी को नहीं मानते, कहते नहीं। ये कहते हैं कि बेसिकली एक सोशल सिस्टम के तहत जो वंश चलते हैं उसी की तरह इनकी उत्पत्ति हुई। ये हमारे इसमें इस समय उत्तरी भारत में एक ट्रायंगल संघर्ष आरंभ हुआ। कौन सा? ये 6वीं शताब्दी, हर्षवर्धन के बाद से हम जब देखते हैं। इसमें गुजरात और राजपुताना के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार, जिनके बारे में बताया कि राजपूत थे, बंगाल में पाल, और दक्षिणी भारत का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पर राष्ट्रकूट। ये 3 वंश थे, 3 शासक वंश थे कि इन तीनों ने अपने साम्राज्य इन क्षेत्रों पर स्थापित किया। इन तीनों का, ये हमारी 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी जो है वो एक्चुअली इन तीनों के आपस के संघर्ष से ही लिखी गई है। इनमें क्या के लिए? अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में इन तीनों में, पाल में बंगाल का, और राजपूत दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र के, और राजपुताना गुजरात के गुर्जर प्रतिहारा, इनके आपस में संघर्ष हुए हैं। यानी उत्तरी भारत के अंदर गुप्ता के बाद फिर हमें हर्षवर्धन नजर आता है, जिसने साम्राज्य स्थापित किया। उसके पतन के बाद फिर हमें ये राज्य। अच्छा, कन्नौज का जो महत्व था वो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल में इम्पोर्टेंट हुआ। हर्षवर्धन के पतन के बाद या उसके साम्राज्य के पतन के बाद भी कन्नौज जो था उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। जो भी राज्य, छोटे छोटे राज्य हुए, उन्होंने कन्नौज को अपने अधिकार में करने की पूरी चेष्टा की। और हम देखते हैं अभी बाद में जब पढ़ेंगे हम कि इसने शहाबुद्दीन गौरी ने आकर कन्नौज पर अधिकार किया। तो इसको अगर संक्षिप्त शब्दों में हम समझेंगे कि सिर्फ यानी कंपैरिजन और क्रोनोलॉजिकल जब हम पढ़ेंगे तो गुप्ताओं के बाद हमें हर्षवर्धन नजर आता है एकमात्र कि जिसने उत्तरी भारत को यूनिटी स्थापित की। 606 से 647 के तक उसका काल रहा और उस काल में उसने आसपास के पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल रखा। हर्षवर्धन के बाद फिर क्या हुआ कि एक बार फिर वही डिसइंटीग्रेशन का पीरियड आरंभ हुआ और छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई और उनमें भी उन्होंने कन्नौज की जो इम्पोर्टेंस थी तो कन्नौज की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। फिर 7वीं शताब्दी के बाद से 8वीं 9वीं शताब्दी जो है हमारी, इन शताब्दियों में ये राजपूत स्टेट्स थी जो डेवलप हुई और उत्तरी भारत का हमारा पूरा इतिहास जो है वो राजपूत स्टेट्स पर डिपेंड करता है। इसी के साथ 2 कॉर्नर से और यहाँ पर राज्य उभरे। बंगाल में पाल मैंने बताया था और दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र में राजपूत। इस तरह पाल, राजपूत और ये गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के अंदर ये संघर्ष आरंभ हुआ। ये पावर का संघर्ष है जो ये संघर्ष ऐसा नहीं है, छोटे छोटे राज्य थे उनमें भी आपस में संघर्ष था, लेकिन उस समय ये 3 बड़े राज्य स्थापित हो गए थे और भारत का इतिहास इन्हीं तीनों पर उस समय का हमारा आधारित है। उनमें पावर के लिए संघर्ष चलता रहा। इनमें ये गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत स्टेट्स के जनक हैं, तो सबसे पहले इन राजपूत के बारे में, ओरिजिन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इनके ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं। एक ये कि ये फॉरेन ओरिजिन के हैं, कर्नल टॉड, स्मिथ, ब्रूक, ये सब लोग कहते हैं कि ये जो राजपूत थे ये कुषाण, शक और स्पेशली हुन और सिथियंस जो थे उन्हीं के वंशज हैं ये। और एक छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है इतिहासकारों का जो कहता है कि नहीं ये फॉरेन ओरिजिन की नहीं है, बल्कि जो पुराने क्षत्रिय वंश थे भारत के, उन क्षत्रिय वंश के लिए निम्न जातियों के लोग हैं।
लेकिन इस पर सब एक्सेप्ट करते हैं कि राजपूत शब्द इन अर्थों का प्रयोग होना कब से आरंभ हुआ? मुस्लिम्स के आने के बाद से। मुस्लिम के आने से पहले तक राजपूत, ये राजपुत्र से बना था, और ये शब्द हमें चाणक्य के भी मिलता है और ये शब्द हमें बानभट्ट के यहाँ भी मिलता है, लेकिन इन अर्थों में इसका प्रयोग बाद में हुआ। राजपूत की अग्निकुंड की थ्योरी भी आप एक सिद्धांत ध्यान में रख लीजिए। कभी कभी अग्निकुंड थ्योरी जो है वो आती है पूछने में। ये अग्निकुंड की थ्योरी किसमें है? पृथ्वीराज राजस्व जैसे उसके अंदर है। चांद बरदोई जो है उसने इस अग्निकुंड की थ्योरी को सबसे ज्यादा पेश किया, प्रेजेंट किया उसने। यानी जो मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से ऋषियों ने हवन के लिए और परशुराम के लिए अग्नि से पहले 3 पैदा हुए, लेकिन वो जब नहीं कर पाए तो वे 4 भुजाओं वाले पैदा हुए, वो चौहान कहलाए। ये 3 अलग अलग ये राजपूत वंश थे। फिर राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में अलग अलग बांटा गया, उसके बारे में चीज़ें आपको बता दूंगा। लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो कोई एक सहमति का कॉलम नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने इनके बारे में अलग अलग विचार विमर्श किए, लेकिन उत्तरी भारत का हमारा इतिहास या भारत का हमारा इतिहास इन राजपूत स्टेट्स के इतिहास पर ही डिपेंड करता है। इसलिए पोस्ट गुप्ता के पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये क्या है? ये राजपूत स्टेट्स हैं और इनके बारे में मैं आपको कुछ जो इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनके बारे में एक चीज ये बहुत अच्छी तरह समझिए, ये ट्रायंगुलर त्रिकोणीय संघर्ष था पाल, राजपूत और गुर्जर प्रतिहारों में। अभी अब मैं लिखाऊंगा आपको गुर्जर प्रतिहारों से फिर धीरे धीरे कई वंशों में अलग अलग कैसे साम्राज्य जो है वो स्थानांतर होता चला गया। दूसरी बात ये है, इसमें ये भी याद रखने की है कि इस पीरियड में उत्तरी भारत में कन्नौज को इम्पोर्टेंट प्लेस हासिल हुई, और जो भी छोटे राज्य उभरे उन्होंने कन्नौज को अपने अधिकार में रखने की पूरी चेष्टा की। इसलिए उत्तरी भारत का इतिहास हर्षवर्धन यानी 647 के बाद भी कन्नौज जो है उसमें एक अपना महत्वपूर्ण स्थान उसने बनाए रखा। सबसे पहले जो राजपूत उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि स्पेशली ये हर्ष के बाद इन मीनिंग में हमें प्रयोग होता मिलता है। इन मीनिंग जिसमें ये है, इसमें इसके जो विदेशी ओरिजिन है, विदेशी ओरिजिन में मैंने आपको बताया था कर्नल टार्ट, इसके अलावा विंसेंट स्मिथ, और भंडारकर, ये सब जो है ये कहते हैं कि क्या है, ये विदेशी ओरिजिन के हैं। इसमें टार्ट क्या कहते हैं? कर्नल टार्ट जो है, कर्नल टार्ट कहते हैं कि ये शक और सीथियन, शक और सीथियन ओरिजिन की है, यानी ये उन्हीं के वंशज हैं। इन सब की राय यह है कि ये सब शक, कुषाण, हुन, इन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है। यानी उस पीरियड तक ये लोग जो नॉर्थ वेस्ट से हमारे जिन्होंने आक्रमण किए थे वो यहाँ पर सेटल हो गए। ये माना जाता है कि भारत ये सब हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, हिंदू सभ्यता इन्होंने एक्सेप्ट कर ली और बिल्कुल इस तरह से घुल मिल गए, रच बस गए भारत की मिट्टी में कि इनमें कोई अंतर नहीं रहा। इंटर कास्ट जो मैरिजेज हुई इनमें आपस में, उन मैरिज से जो नए वंश चले वो वंश जो है वो बेसिकली ये राजपूत वंश ये होती है। लेकिन मैंने कहा ना इसके अपोजिट दूसरी थ्योरी भी है कि राजपूत यही की जो हमारे पुराने क्षत्रिय वंश था, उस क्षत्रिय वंश में जो निम्न रह गए थे वो गए थे ये। कर्नल टार्ट ने इसमें एक और बड़ा मजे की बात कही है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अक्सर पूछी जाती है, जिस आधार पर वो कहते हैं कि इनको क्यों कहा गया कि ये इनके वंशज हैं, शक, कुषाण उनके वंशज हैं। वो कहा कि इसका आधार ये है
कि बहुत से रीति रिवाज जो इन विदेशियों में थे वो सारे रीति रिवाज एक्सेक्टली सेम स्तर पर पाए गए, किसमें? राजपूतों में पाए गए। वो रीति रिवाज कौन से हैं? वो रीति रिवाज और अंधविश्वास जो है वो, उसमें कहते हैं कि अष्टपूजा, अष्टपूजा, अश्वमेध, अस्त्र शस्त्र यानी हथियार, और अंधविश्वास और घाटों की प्रथा, यानी बहुत सारे सोशल और रिलीजियस कस्टम्स राजपूतों में सेम ऐसे हैं जो इन षट कुशाण में स्पेशली पाए जाते थे। इस आधार पर कन्नड़ कहते हैं कि ये उन्हीं के वंशज हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वरी प्रसाद, हीराचंद, और सीवी बेग, ये हीराचंद ओझा है। ये कहते हैं कि जो वैदिक क्षत्रिय थे ये उनके वंशज। इन इतिहासकारों का मानना क्या है कि ये बाहर के नहीं बल्कि जो वैदिक क्षत्रिय थे उन्हीं के वंशज ही हैं। इसमें माना गया कि जो राजपूत थे ये चंद्रवंशी हैं, और चालुक्य एंड सिसोदिया जो है ये सूर्यवंशी हैं। ये सूर्यवंशी। इन सब थ्योरीज में जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है कि इनमें फॉरेन, ये ऐसा नहीं है कि प्योर बाहर विदेशी ओरिजिन के, इनमें दोनों का मिक्सअप है, मिश्रण है। ये विदेशी जो जितने शक कुशान आए जब यहाँ सेटल हो गए और इसी सभ्यता में मिल गए, इनके आपस में शादी हुई, उन्हीं के वंशज होते ये कह रहे हैं। लेकिन ये राजपुत्र से राजपूत, यानी राजपुत्र क्या था? वो व्यक्तियों के लिए यूज होता था जो राजा के पुत्र थे, लेकिन राजपूत क्या है? ये एक वर्ग है। ये हाँ, ये क्यों और कैसे हो गया इसके बारे में बड़ी डिबेट है। अगर आप डिबेट पढ़ेंगे तो बड़ी मजे की है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ तो ये सब आए थे, उन कुशान, इनसे भी शुरू हुआ, फिर मुसलमान भी आ गए, उसके बाद से डिफ्रेंशिएट होना जब प्रारंभ हुआ तो इस पूरे वर्ग के लिए राजपूत का शब्द प्रयोग किया जाने लगा। ये कृषि की यदुवंशी शाख को भी राजपूतों की ही तीसरी शाख मानी जाती है, यानी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और कृष्ण की यदुवंशी। जी मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आपने ऐसे पहले कोई बात नहीं सुनी मेरी। राजपूत ऊंची जाति में माने जाते, लेकिन राजपूत आए कहाँ से? ओरिजिन कहाँ से हो गया इनका? ये भारत में प्राचीन काल में हमें राजपूत शब्द नहीं मिला, ये मिला चाणक्य के यहाँ वो मिला है, तो राजपुत्र की मीनिंग में शब्द प्रयोग होता मिला है। राजपुत्र से ये राजपूत बना है। राजपूत एक अलग वर्ग कैसे बन गया और कब बन गया? इस वर्ग के बनने में, इसकी ओरिजिन में विवाद है। ब्रॉड विवाद का है। एक ग्रुप जो मैंने भी नाम लिखा था वो कहते हैं ये सब बाहर के ओरिजिन में है, जितने शक कुशान ये सब आए थे ये उनके वंशज हैं जो राजपूत कहलाने लगे। दूसरा जो ग्रुप है ये कहते हैं कि नहीं, ये वो राजपूत नहीं है, बल्कि ये राजपूत जो है ये पुराना हमारा वैदिक काल में क्षत्रिय हुआ करते थे, ये उन्हीं के वंशज है जो राजपूत कहलाए। इस बीच में एक इसमें क्या है जो बहुत से इतिहास मानते हैं कि मिश्रण है बेसिकली। वो जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे कुशाण, शक, ये सब वारियर क्लास था और इन्होंने भारत में क्षत्रिय भी वारियर क्लास थे, इन वारियर क्लास जब ये सेटल हो गए तो फिर इनमें आपस में शादी ब्याह हुई, फिर जनरेशन हुई, ये सब जनरेशन फिर क्या कहलाई? राजपूत भी कहलाई, क्योंकि ये वारियर थे,
क्षत्रिय भी वॉरियर थे, ये जो आए थे ये भी वॉरियर थे। इसके आधार पर क्या हुआ, ये सब क्या कहलाए, राजपूत। लेकिन ये जो मैंने बताया ना कि राजपूत इन अर्थों में मुस्लिम्स के आने के बाद इस शब्द का हमें प्रयोग होता है। तो राजपूत शब्द के ओरिजिन पे ही इतनी मोटी मोटी किताबें और डिबेट्स हैं ये कहा था। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये रखिए कि किसने क्या कहा, कौन किस ओरिजिन की मानता है, एक क्या फैक्ट। आप समझ रहे नहीं पर अब आइए इसमें सबसे पहले हमारे जो है वो गुर्जर प्रतिभा। ये भी समझ लीजिए कि ये जो राजपूत स्टेट्स डेवलप हुई है, ये भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से डेवलप हो गई है। छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे इन्होंने क्षेत्रों पर अधिकार किया और फिर धीरे धीरे ये तीन त्रिकोणीय जो था वो हमारा पावर के सेंटर बनते चले गए। कहते हैं नागभट्ट फर्स्ट था 730 से 756 तक, जो इसका एक तरह से कहना चाहिए कि फाउंडर या संस्थापक था, या जिसके काल से इसको हम अलग से देखते हैं। नागभट्ट फर्स्ट कहते हैं कि इसने 752 में जो अरब का शासक था जुनैद, उसको इसने पराजित किया था। अब आप देखिए, अभी हम फिर अलग से पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ कब आया था, 712 में, 712 में था, और सिंध पर उसने, सिंध मुल्तान के क्षेत्र पर अधिकार उसने कर लिया था। सबसे यहाँ पे देखते हैं कि अरबों की हमें उपस्थिति दर्ज हो गई थी यहाँ से। तो 752 में इसने नागभट्ट ने जुनैद को पराजित किया। अरब, देखिए ये भी याद रखिएगा कि मैंने शायद बहुत पहले इन लोगों को बताया था कि भारत और मुसलमानों का जो परिचय है वो दो शब्दों में सुन लीजिए मुझसे, कि सबसे पहले यहाँ मुसलमान जिस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अरब में आरंभ किया, उस वक्त से ही अरब जो थे उससे पहले से भारत से व्यापार करते थे। कौन से? समुद्र के रास्ते से। कभी यहाँ से समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे, आते थे। वही अरब जब मुस्लिम हो गए तो उन्होंने व्यापार बिजनेस थोड़ी छोड़ा। वो पहले अरब के, अब वो मुस्लिम हो गए तो वो व्यापार करने अब भी ऐसे आते रहे। तो सबसे पहले वो अरब व्यापारी थे जिनका यहाँ जो राजा थे उस जमाने में आज की तरह का बहुत वातावरण नहीं था। उन्होंने उन सबको जगह दी, स्थापित किया, यहाँ उनकी मस्जिदें स्थापित हुई, उनके मोहल्ले में। लेकिन ये जो परिचय था मुसलमान का और भारत का, ये बहुत एक्सपेंड नहीं हो रहा। ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित, आगे नहीं बढ़ पाया ये इन्फ्लुएंस। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने ये था बिजनेस वाला। फिर 712 में आके मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर अधिकार किया, उसे पढ़ेंगे डिटेल से बाद में। वो इन्फ्लुएंस जो था वो भी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि यहाँ के जो अरब आए थे उनको बहुत ज़्यादा युद्धों में विजय आगे नहीं मिली, और खुद अरब जो केंद्र बिंदु था उस वक्त खिलाफत का, उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए हम देखते हैं कि 752 में जुनैद को नागभट्ट जो है वो यहाँ पर पराजित कर देता है। तो ये जो था ये भी सीमित रह गया अरब तक। इसके बाद जब तुर्क आक्रमण होगा, जो हमारा बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा, महमूद और गजनी और शाहबुद्दीन, उनके आक्रमण के साथ पूरा यहाँ पे इस्लाम और मुसलमानों का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता चला गया। तो नागभट्ट ने क्या किया था, 752 में जुनैद को पराजित किया था। ये हमें पता किससे चलता है, ये जैसे आप देखिएगा ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख ये हमें बताता है कि नागभट्ट ने जुनैद को पराजित किया था, क्योंकि अगर ये विजय नहीं होती तो फिर ये अरब यहाँ से आगे बढ़ते, उसने अरब को ही रोक दिया उसने। इसका नागभट्ट में जो क्षेत्र था स्पेशली, वो उसका जो साम्राज्य था वो गुजरात और राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान, इस क्षेत्र में इसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन ये नागभट्ट जो है वो हारा किससे, राष्ट्रकूट शासक
तंती दुर्ग, तंती दुर्ग से ये पराजित हुआ। नागभट्ट फर्स्ट, इसने जुनैद को तो लोग पराजित कर दिया, जिससे अरबों को आगे नहीं बढ़ने का अवसर मिला। लेकिन मैंने आपको तो बताया था ना कि 3 कोणीय युद्ध आरंभ हो गया विक्टोरिया में। ये गुर्जर प्रतिहार राजपूत है, बंगाल में पाल है और नीचे राजपूत है, और ये तीनों आपस में हमें संघर्ष करते इस पूरे पीरियड में नजर आएंगे। इसके बाद जो शासक बना वो था तुगलक। जब कुस्त भी इसको लिखा जाता मिला मिलता है आपको, कुस्त कहते हैं ये, और इसके साथ इसका भाई या इसका चाचा या स्वयं कुछ लोग कहते हैं इसी के नाम था देवराज। ये 756 से 778 तक शासनकाल इनका रहा। इसके शासनकाल में इनका थोड़ा सा विस्तार और आगे हुआ और इन्होंने उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद वत्सराज हुआ। से 805 तक इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया। धर्मपाल कौन था? पाल शासक। इसने पाल शासक धर्मशाल को पराजित किया, लेकिन खुद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। यानी इसने एक को तो हरा दिया, लेकिन दूसरे से ये खुद हार गया। इनमें इतनी बार ये बात समझ आ, इन तीनों में कंपैरेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? यस, राष्ट्रकूट सबसे स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत तक जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है वो पाल थे, बंगाल के पाल शासक। ये जिसका मैंने भी आपको नाम लिखाया, कौन? वत्सराज। ये इसको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रियल फाउंडर कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का रियल फाउंडर। एक शब्द कई जगह आपको मिलेगा, फाउंडर, और दूसरा मिलेगा रियल फाउंडर। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, दोनों में अंतर है। जैसे मैंने बताया था, नागभट्ट फर्स्ट को कहते हैं कि संस्थापक था, लेकिन ये जो हमारा वत्सराज है इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, लेकिन इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। क्या अंतर होता है इसमें? संस्थापक तो वही है जिसने स्थापना की है, लेकिन वो अपने जीवन में उस राज्य को इतना मजबूत नहीं कर पाता कि वो एक स्टैब्लिश राज्य बन गए। तो फिर उसके बाद का वो व्यक्ति या वो शासक जो सही में उसकी एक आइडेंटिटी बनाता है, उसको एक अलग राज्य का दर्जा देके मजबूत, वो वास्तविक संस्थापक कहलाता है। कभी कभी ये भी होता है, जैसे इल्तुतमिश और ऐबक के उसमें हुआ कि ऐबक ने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए थे इसने, और न उसको कोई अलग राजधानी। इल्तुतमिश था कि जिसने फिर अपने नाम के सिक्के चलाए और दिल्ली को उसने राजधानी। ये मैंने शायद बताया भी था कि दिल्ली को राजधानी सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही बनाया था, जिसके बाद से आज तक वो बीच का कुछ समय छोड़ के भारत की राजधानी रहा है। इसके बाद नागभट्ट सेकंड बैठा। नागभट्ट सेकंड 805 से 833 तक इसका शासनकाल रहा है। इसने जिन लोगों पर विजय प्राप्त हुई उसमें कलिंग का राज्य, उसके अलावा आंध्र का जो क्षेत्र है, विदर्भ, इन सब शासकों को इसने पराजित किया। इसके राज्य में बड़ा क्षेत्र शामिल हो गया, जिसमें ये गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र था, उसके साथ साथ मालवा, मत्स्य,
यानी एक ज़माने में जो कभी गुप्ता काल में हुआ करता था उत्तरी भारत का पीरियड, उसके एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो इसके काल में, नागभट्ट सेकंड के काल में जो क्या हुआ वो उसका अधिकार, स्पेशली जो पहाड़ी दुर्गे थे उन क्षेत्रों पर भी इसने अधिकार कर लिया। किसने? नागभट्ट सेकंड। इसने धर्मपाल को भी पराजित किया था। धर्मपाल जो पाल शासक था उसको इसने पराजित किया था। और इसी के साथ साथ इसने क्या किया था, इसने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मैंने आपको शुरू में बताया था अभी कि कन्नौज की इंपॉर्टेंस हर्षवर्धन के पास से कम नहीं हुई थी। जो भी इस आसपास के क्षेत्र में होता था वो क्या करता था, वो कन्नौज पर अधिकार करने को इंपॉर्टेंट समझता था। ये समझते थे कि कन्नौज पर अधिकार करने से उनकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी या उनका जिसको आज की भाषा में कहते हैं गरिमा उनकी बढ़ जाएगी। इसने कन्नौज पर अधिकार किया था। गुर्जर प्रतिहारों में सबसे पहले इसी ने कन्नौज को शामिल किया था। ये कौन? नागभट्ट की बात हो रही है। 808 या 809 में ये राजपूत शासक गोविंद सेकंड से हार पराजित हुआ था। गोविंद सेकंड से पराजित हुआ था। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो देखिए, अगर एक बहुत शक्तिशाली हो दूसरा कम शक्तिशाली हो तो शक्तिशाली उस पर कब्जा कर लेगा, लेकिन जब लगभग बराबर की पावर होती है तो फिर क्या होता है, एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं। एक दूसरे कोई दूसरे पे इतना ताकतवर नहीं होता कि उसमें कब्जा कर ले, और इतना भी नहीं होता कि अपने ऊपर कर देते। तो इसी यही संघर्ष चलता रहता है। इसके बाद में भोज फर्स्ट गद्दी पर बैठा। भोज फर्स्ट 836 से 885 तक। कहते हैं 835 पे वो मरा था। उसके 3 साल का जो गैप था बीच में, उसके बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस बीच में कोई कन्नौज शासक बैठा करता कि इनमें आपस में उत्तराधिकारी का संघर्ष था। लेकिन मेहर भोज जो था वो 836 से 885 तक उसका शासन था। इसको भोज और अधिबराह भी कहा जाता है। भोज, अधिबराह, इसके अलावा प्रभास, इसने कन्नौज को फिर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? मेहर भोज ने। कहते हैं कि नागभट्ट सेकंड ने, जो मैंने बताया था कि कालिंगा और इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, विजय किया था, लेकिन वो इन पर अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाया। फिर मेहर भोज था जिसने उन सब क्षेत्रों पर कंट्रोल करके उन पर अपना शासन भी स्थापित किया, जिसमें मैंने बताया मालवा, कालिंजर, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर उसने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की। वो कौन था? मेहर भोज था। लेकिन ये पाल शासक धर्मपाल और राजपूत शासक ध्रुव दोनों से पराजित हो गया। दोनों इसमें क्या होता है, देखिए, राजपूत हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, उसके बाद ये पाल है, रफ्त में बता रहा हूँ। अब ये इधर से बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं, इधर इनका अधिकार है, इनका है, कभी यहाँ बढ़ गए, कभी यहाँ बढ़ गए, यही संघर्ष चल रहा है बेसिकली। इसमें अब ऐसा नहीं है कि ये बीच के सब क्षेत्र इन्हीं के अधिकार में नहीं, इनके अतिरिक्त छोटे छोटे राज्य थे जो बड़ी संख्या में थे। इन छोटे राज्यों पर कभी कभी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, उनको केवल क्या करते थे, अपने अधीनस्थ रहने देते थे। हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि आप हमारे, हम आपको वार्षिक कर देते रहेंगे, लेकिन आप शासन करते थे। लेकिन आपस में इनका संघर्ष जाएगा और ऑलमोस्ट हर पाल शासक, हर राष्ट्र शासक और हर प्रतिहार शासक का आपस में कहीं किसी न किसी लेवल पर युद्ध और संघर्ष आरंभ हुआ। ऐसा नहीं हुआ है कि पिता के मरने वाले दूसरा गद्दी पर बैठा तो उसने वो युद्ध छोड़ दिया। उसने
और ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक ने आक्रमण किया, कभी इसने आक्रमण किया, कभी इसने किया, कभी इसने किया, और ऐसा भी समय आया है कि कभी कभी एक को दो जगहों से एक साथ युद्ध करने पड़े। धर्मपाल और ध्रुव, धर्मपाल पाल शासक और ध्रुव राजपूत शासक था। इन दोनों ने किसको हराया था? मेहरभोज फर्स्ट। कहते हैं कि इसको एक और शासक से भी इसको पराजित होना पड़ा था, पोक्कल। ये कालाचूरी शासक था, पोक्कल, कालाचूरी शासक। इससे भी ये पराजित हुआ। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान, और सुलेमान ने इसकी सेना की और इसकी प्रशंसा की है। सुलेमान ने पोक्कल कालाचूरी शासक था, कालाचूरी शासक। कालाचूरी एक अलग वंश है। सुलेमान अरब यात्री था जिसने, और लेखक था जिसने इसकी प्रशंसा की है। इसने इसके बारे में बहुत सी चीजें लिखी हैं। इसके बाद मेहरभोज फर्स्ट के बाद महेंद्रपाल पर फर्स्ट गद्दी पर बैठा। महेंद्रपाल, ये उस पालों से मत कंफ्यूज होइएगा। इसने 885 से 890 तक शासन किया। कहते हैं कि संस्कृत में एक बड़ा रचनाकार था राजशेखर, वो इसका गुरु था। ये खुद बड़ा साहित्यिक टेस्ट का आदमी था। इसके बाद से इनमें पतन आरंभ हुआ। इसको मैंने 885 से मेरे 5 ही साल होते हैं, 910 25 साल इसने शासन किया। 885 में 25 जोड़िए कितने होंगे? 910 ही होंगे। 25 साल 910 तक। अब इसके बाद से इनकी शक्ति बहुत ज्यादा आगे, कहते हैं पॉइंट हुआ, इसके आगे ये नहीं बढ़ सके और इनकी कमजोर हो गई। इसके बाद फिर एक शासक है महीपाल फर्स्ट। इसके काल में 1018 में अल मसूदी यहाँ आया था। बगदाद का एक यात्री था अल मसूदी। इसको हम पढ़ेंगे भी, वीडियो में पढ़ेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने इतिहास के एक स्रोत के तौर पर भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अल मसूदी ये यहाँ पर भारत आया था। कहते हैं कि इसी साल 1018 में या 1018 से ही पहले था, फिर 1018 में इसके बाद जो है महमूद ने आक्रमण किया था राज्यपाल पर। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1018 में अल मसूदी आया था और उसी साल राज्यपाल पर आक्रमण किया था। लेकिन राज्यपाल और महीपाल ये दोनों अलग अलग शासक हैं। ये दोनों अलग अलग शासक हैं। इट मीन्स कि या तो ये बात सही नहीं है कि अल मसूदी 1018 में आया था, लेकिन 1018 में राज्यपाल पर आक्रमण महमूद ने किया था। ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, तमाम स्रोतों से सिद्ध होती है। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अल मसूदी जो है वो इससे पहले आया, 1018 से पहले आया था। उसके बाद फिर महमूद ने राज्यपाल पर आक्रमण किया था 1018 में। महमूद के आक्रमण को हम पढ़ेंगे, उसके जितने आक्रमण हैं और हर आक्रमण की एक अपनी विशेषता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ केवल उसके बारे में थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। एक 1090 में लगभग ये प्रतिहारा वंश जो है वो
इसका इतिहास समाप्त हो गया, इनकी पावर जो थी वो समाप्त हो गई। और इनका स्थान जिसने लिया वो लिया गढ़वाल वंश, गढ़वाल शासक कन्नौज, जिनकी पावर का केंद्र क्या था? कन्नौज था। यानी इनके बाद इनका स्थान किसने लिया? गढ़वाल के, कन्नौज के गढ़वाल शासकों ने। इसमें कहते हैं कि सब प्रथम चंद्रदेव था, जिसने 1090, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1090 से 10 साल पहले उसने 1080 से पावर अपने हाथ में, उसके पावर हाथ में आ गई थी। 1100 तक जो है वो उसने शासन किया। लेकिन ये जो चंद्रदेव था इसका संस्थापक अवश्य था, परंतु इस काल में पूरी तरह से ये इनके कंट्रोल में नहीं आया था। इनका जो सेकंड शासक है मदन चंद, वो 1100 से और 1114 तक उसने शासक किया। इसके काल में मसूद ने, जो उसका गजनी का शासक था, उसने आक्रमण किया। मसूद ने, मसूद कौन है? ये महमूद का बेटा, यस, महमूद का बेटा। देखिए यहां ये जरा सा क्लियर कर दूं कि महमूद ने जब आक्रमण किया था तो पंजाब के और ऊपर का क्षेत्र अधिकार उसका जगह पाकिस्तान में है और वहां पर उसके गवर्नर होते थे। उस वक्त पंजाब के जो अपर पोर्शन जो पाकिस्तान में है उस पर अधिकार किसका था? गजनी के शासक का था, मसूद थर्ड था। उस मसूद थर्ड ने यहाँ पर आक्रमण इसके काल में किया। यानी ये कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है पृथ्वीराज चौहान और उससे शहाबुद्दीन गौरी से पहले का पीरियड, महमूद और शहाबुद्दीन गौरी के बीच का पीरियड। महमूद और शहाबुद्दीन, महमूद का आक्रमण 1025-27 के बाद खत्म हो गया और उसके बाद उसका बेटा मसूद सेकंड गद्दी पर बैठा, मसूद थर्ड दूसरा था तो गवर्नर बना। और इधर भारत के अंदर गढ़वाल आ गए, इनमें आपस में संघर्ष चलता रहा क्योंकि तो ये ऊपर का पोर्शन था ये गजनी शासकों के कंट्रोल में आ चुका था। जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किस शासक, गढ़वाल शासक के काल में गजनी के शासक ने आक्रमण किया था और किसने किया था? तो वो मसूद थर्ड ने किया था, मदन चंद के। इसके बाद गोविंद चंद गद्दी पर बैठा। गोविंद चंद जिसने 1114 से 1154 तक शासन किया। इन तिथियों में कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको डिफरेंस मिलेगा, कहीं कहीं। वो क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपस के संघर्ष की वजह से फिर दूसरे जो स्रोत हैं उन स्रोतों के आधार की बिना पर हम आपको बड़ी आसानी से किताब में पढ़ा कर देते हैं, लेकिन जिन इतिहासकारों ने इस पर रिसर्च करके कि डेट्स तय की है उनके सामने बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। 1114 से 1156 तक इसने शासन किया। कहते हैं कि ये इस वंश का गोविंद चंद जो है ये सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी। इसने अपने शासनकाल में पाल, चंदेली, कालाचूरी तमाम शासकों को इसने पराजित किया था। किसने? गोविंद चंद ने 54 तक, 1154 तक इसने अपने समय में बहुत सी विजय प्राप्त की। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो लिखी गई, क्या कहते हैं इसे? काशी। इसने काशी को भी अपनी राजधानी बनाया। लेकिन काशी को राजधानी बनाने का मतलब ये नहीं कि कन्नौज सेकंड कैपिटल उसको बनाया था। कभी कभी शासक सेकंड कैपिटल अपनी बनाते रहे हैं और इतिहास में एक दो बार में बहुत सारी मिसाल मिलती है। उसकी वजह क्या होती है कि उस पॉलिटिकल दृष्टिकोण से
कभी कभी होता है किसी क्षेत्र पर अधिकार रखना वहाँ से मुश्किल हो जाता है, तो दूसरी राजधानी अपनी पावर की बनाती है ताकि वहाँ से कंट्रोल हम कर सकें। और ये आमतौर पर उन्हीं राजाओं ने बनाया है कि जो अपने राज्य का विस्तार करते रहे। इसके बाद विजयचंद्र गद्दी पर बैठा। विजयचंद्र ये 1154 या 1155 से और इसने 1170 तक शासन किया। इसका जो 15 वर्षीय शासक है वो भी कहते हैं कि संघर्ष और युद्धों का ही रहा, लेकिन ये अपने कंट्रोल और अपने शासन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने में सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इसका जो बेटा है वो जो बहुत प्रसिद्ध है, कौन? जयचंद। जयचंद का नाम तो सबने सुना होगा ना, सुना है ना? 1170 या 71 से और 1194 तक इसने शासन किया था। इसको किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदेरी चंदारी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसको पराजित किया था। इस प्रकार से ये इनका जो है वो तुर्क अधिकार, यानी जो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल जो थे, जिन्होंने गुप्ताओं और 647 में हर्षवर्धन के बाद इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था, ये फिर 1194 में तुर्कों के आगमन के साथ साथ 1171 से 1194 तक। ये 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने 1191-92 में तराइन का युद्ध है, और उसके बाद 1194 में चंदेरी चंदवारी का युद्ध है, जिसमें जयचंद को उसने पराजित किया था। और इस प्रकार से उत्तरी भारत पर इन्हीं क्षेत्र पर तुर्कों का कंट्रोल हो गया। इनकी कुछ एक तो इम्पोर्टेंट स्रोत है वो भी लिख लीजिए, जो यानी जिनसे हमें ये जो गुर्जर प्रतिहार और गढ़वाल जो है, इनके इतिहास के जो हमारे पास स्रोत हैं, जिनके आधार पर ये सारी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की गई है, उनमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो लिख लीजिएगा। जैसे एक चंद्रदेव का चंद्रावती दान पत्र, वाराणसी का, बनारस में लिखे गए वाराणसी, ये है। इसके अलावा मदन पाल का जो है वो एक लेख है, ताम्र लेख है, और एक है राहन अभिलेख, राहन एंड बसही, ये अभिलेख है। इनसे भी हमें जो संघर्ष हुआ है इनके बीच में, उनके राहन और बसही, ये 2 अभिलेख हैं, ये है मदन पाल के। तीसरा या चौथा इसमें स्रोत है वो है गोविंद चंद्र का, गोविंद चंद्र, वाराणसी, और ये गोविंद चंद्र है, इसका वाराणसी और गमौली, इनके ये ताम्र पत्र अभिलेख है, ताम्र पत्र अभिलेख। इस शासनकाल की बहुत सी घटनाओं के बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इसी गोविंद चंद्र की रानी थी कुमार देवी, उसका सारनाथ का अभिलेख है, सारनाथ का अभिलेख। ये वो लेख हैं, अभिलेख हैं, ताम्रपत्र लेख हैं कि जिनसे हमें ये इन शासकों के और इनके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों के बिना इस इतिहास के बारे में हम कुछ भी जान नहीं सकते।
लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन जनरली बनता है वो अगर देखिए सोर्सेज हमेशा जरूर याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक की सोर्सेज इतिहास की इंपॉर्टेंट होती है, कंसेप्ट के लिए भी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी होती है, क्योंकि स्रोतों के आधार पर ये अब आज के खासतौर से आधुनिक काल में हिस्ट्री में 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, मैं आपको बताऊँ। एक तो क्षेत्रीय इतिहास की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। अब नेशनल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है कि अकबर के घोड़े कितने थे और अशोक, अब जो क्षेत्रीय हैं छोटे छोटे जो राज्य थे उनकी हिस्ट्री बढ़ी है। और दूसरे जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट तो हमेशा थी, लेकिन अब उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उनकी कंपेरेटिव स्टडी पर अब आज की काल में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आज जो रिसर्चेज हो रही है वो इन पर विशेष अपनी अटेंशन पे कर रही है। तो सोर्सेज हमेशा पढ़िए और याद रखिए सोर्सेज। इन गुर्जर प्रतिहारों के बाद हमारे पास आते हैं चौहान। इनका क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, ये क्या कहलाते हैं? दिल्ली और अजमेर। मेन इनका केंद्र बिंदु पहले क्या था? दिल्ली था। दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली किसने बसाई थी? दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए, दिल्ली किसने बसाई थी? किसे? बहुत बात की बात है, 5वां या 6वां दिल्ली सबसे पहले, मैं कई बार बता दूं, तोमर ने बसाई। तोमर जाति होती है आप ओके, तोमर थे जिन्होंने और इसका नाम था दिल्ली का। क्या नाम था इसका? दिल्ली का। और तोमर से ये चौहानों ने ली और चौहानों से ये तुर्कों ने ले ली और इल्तुतमिश ने इसको पूरे दिन की राजधानी बनाया। फिर ये दिल्ली जो है ये 11 अलग अलग नगर बसे हैं। पहली दिल्ली का थी, उसके बाद आप अभी पढ़ेंगे इसमें देख फिरोजशाह कोटला भी है, किंग बना, जहाँ बना, शाहजहानाबाद शाहजहां का, और सबसे अंत में अंग्रेजों द्वारा न्यू दिल्ली। ये 11 सिटीज हैं जो विभिन्न समयों में विभिन्न शासक वर्गों ने अपने बसाते रहे और मिलकर अभी हमारी पूरी दिल्ली कहलाती है। तो सर्वप्रथम ये किसने बताई थी? तोमर ने दिल्ली का। थोड़ी सी जाति के सामंत थे, उनका अधिकार था, चौहानों ने उसे ले ली और चौहानों से तुर्कों ने ले ली। अजमेर इनका केंद्र बिंदु था, किसका? चौहानों। इनकी पावर का जो सेंटर था वो चौहान था। उसके अलावा सामर में इनकी जो देवी थी शाकंभरी, उसका मंदिर था शाकंभरी, उसका मंदिर था। कहते हैं इस वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव था। वासुदेव जो था वो इसका फाउंडर था। ये चौहान कहां से आ गए? कहां से गए? कहते हैं कि ये याद रखिएगा, ये आरंभ में इन गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत क्या होता है? जो अपने अधीन छोटे जो राजा रखता था तो उसको शासन राज्य में चलाते थे। शासक वेतन के बजाय क्या करता था? जागीरें दे देते थे, जो बाद में कोई लोग मनसबदारी आपको मिले, उससे जितनी इनकम है वो उसकी सल्ली हो गई और उस पर शासन स्थापित करने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। ये जागीरदार कहलाते थे, ये जागीरें होती थी, इसी को सामंत कहते हैं। तो ये जो चौहान थे ये आरंभ में क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, यानी उन्होंने उनके अधीन थे बेसिकली। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये खुद पावरफुल हो गया, उन्होंने उनका स्थान ले लिया। इनमें सबसे पहले सिंह राज था। सिंह राज था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि ग्रहण की। महाराज अधिराज की उपाधि सबसे पहले सिंह राज था जिसने उपाधि ग्रहण की थी। देखिए सामंत जो शासक बने ना, एकदम नहीं बस समझिएगा सामंत थे और उन्होंने उनको गद्दी से हटा के कत्ल करके ले गया, नहीं। उनकी पावर इंक्रीज हुई धीरे धीरे, ग्रेजुअली। और इसमें फिर सिंह राज था जिसने
अपने आप को महाराज अधिराज कहा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम इसमें आता है अजय राज का। अजय राज, जिसने 1105 से 1130 तक 1105 से 1130 तक इसने शासन किया और इसी ने अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर का एक पूरा नाम था अजमेरू, अजय मेरू। इसकी स्थापना और इसको राजधानी किसने बनाया? अजय। अजमेर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ये, और बात के इवन मिडिवल पीरियड में भी, हिस्ट्री में भी ये जो अजमेर का क्षेत्र है, राजपुताना का क्षेत्र जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। असल में क्या होता था कि जो शासक होते थे, मैं अब शासक पावरफुल हो गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं है राजधानी, मैंने कहा इससे बेहतर एक चीज़ जगह बनाऊंगा, मैं स्थापित करूँगा और वहाँ भी अपना केंद्र भी बना देंगे। इसीलिए अजय राज ने जो है वो इसकी जगह अजमेर उसने नया नगर बनाया उसने, और उसने आबाद किया। अजय राज के बाद गलती पर पड़ा था अनौर राज। से 1100 कुछ लोग कहते हैं 50 और कुछ कहते हैं, किताबों में आपको 53 भी मिलेगा, 53%। इसका एकमात्र जो प्रसिद्ध कारनामा है वो एक, इसने गजनी के शासक बहराम शाह को पराजित किया था। बहराम शाह कौन था? ये गजनी का शासक। ये जो इतिहास है ना, असल में ये नॉर्थ वेस्ट ऊपर का और ये साथ साथ चल रहा है मिलकर। महमूद के बाद जो है वो गजनी साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। महमूद जो था वो अपने समय में ही बनी के बड़े फौजी जनरलों में से आया। वो विश्व के उन जनरलों में से है कि जिसने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा अपने जीवन में, लेकिन उसके बनने के बाद क्या हुआ, उसका पतन आरंभ हो गया था गजनी का। जब गजनी का पतन आरंभ हुआ तो फिर देखिए बहराम शाह जो इस राज्य से बड़े राज्य का शासक था, लेकिन वो इसके हाथों पराजित हो गया, इसलिए उनका पतन आरंभ हो गया था। 1135। हालांकि कुछ कहते हैं कि गुजरात के शासक से खुद हार गया था, लेकिन इसका बड़ा कारनामा ये था कि इसने बहराम शाह को पराजित करके गजनी को आगे बढ़ने से, यानी गजनी साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा था उसका बिगड़े राज। बिगड़े राज 1153 से 1163 तक। इसने इसके हार का बदला लिया और गुजरात को इसने पराजित किया, और इसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। यहां से दिल्ली पर बिगड़े राज था जिसने तोमर से दिल्ली ले ली। तोमर की दिल्ली का जो थी वो तोमरों के पास थी। बिगड़े राज ने क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया। और फिर इसके बाद अभी जब आएगा हमारा पृथ्वीराज चौहान का काल, तो उसमें फिर ये तुर्कों के पास आ गया था। ये जो बिगड़े राज था, इसके साम्राज्य में पंजाब, राजपुताना और वेस्ट यूपी, यानी पंजाब, राजस्थान, ये इसके अधिकार में आ गया था। इसका काल जो है बिगड़े राज का, वो कहते हैं कि साहित्यिक, ये लिख लीजिएगा, साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है चौहान। वरना ये इनके काल में बहुत ज़्यादा आपको साहित्य को नहीं मिलेगा, लेकिन बिगड़े राज एकमात्र इसमें ऐसा प्रतीक है कि जिसके काल में क्या है,
साहित्यिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। ये कौन से शासकों की बात चल रही है? चौहानों की बात चल रही है। इसी ने अजमेर में सरस्वती मंदिर बनाया। सरस्वती मंदिर भी किसने बनाया? विजयराज ने। इस मंदिर की विशेषता क्या है वो मैं आप पहले ये शब्द लिख लीजिए। अजमेर में सरस्वती का मंदिर बनाया उसको, और ये शब्द आप लिख लीजिए। हरिकोली, ये इसका नाटक, हरिकोली नाटक इसकी रचना थी। इस मंदिर की दीवारों पर इसने उसको उत्कीर्णित करा। उस नाटक के शब्दों को, कोई नाटक लिखा हुआ होता है ना, उस नाटक के शब्दों को उसने उसकी दीवारों पर किसने? विग्रहराज ने। इसीलिए मैंने कहा ये खुद चूंकि साहित्यकार में था, ये इसी की रचना थी, हरिकोली का नाटक है, और इस रचना को इस मंदिर में, अजमेर के मंदिर में इसने। इसके बाद पृथ्वीराज सेकंड और सोमेश्वर दो गद्दी पर बैठे के बाद है। और सोमेश्वर ये गद्दी पर बैठे। ये 1163 से और 1178 के बीच का पीरियड है। इनके एग्जैक्ट पीरियड के बारे में बहुत आपस में डिस्प्यूट है इतिहासकारों में कि कौन सा किसके बीच रहा। कहीं आप किताब में देखेंगे दूसरा मिलेगा, कहीं दूसरा मिलेगा, गूगल में रहेंगे आपको अलग मिलेगा। इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया है कि 1163 से 1178 के बीच में इन लोगों ने शासन किया, सोमेश्वर और इसने पृथ्वीराज सेकंड ने। फिर सोमेश्वर का पुत्र 1178 में, इसका सोमेश्वर का पुत्र कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। वो गद्दी पर बैठा जिसने 1178 से 1192 तक शासन किया। इस काल की घटना और है। 1178 में गुजरात का जो चालुक्य शासक था, मूलराज सेकंड, ये चालुक्य गुजरात का शासक था। इसने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत पर पराजित किया और उसको रोक दिया, हरा दिया। इस साल पृथ्वीराज थर्ड गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। उस आक्रमण को लेकिन मूलराज सेकंड जो गुजरात का शासक था, चालुक्य शासक, उसने उसको पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी को उसने पराजित किया था 1158 में आबू पर्वत पे। और बल्कि इस युद्ध की बड़ी इंपॉर्टेंस है, कहते हैं इसमें जो उसका सेनापति था उसका नाम भी आप लिख लीजिए, भीम सेकंड इसका सेनापति था। ये इसी काल की घटना है, इससे संबंधित नहीं है, लेकिन इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। दो इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसने 1182 में, किसने? पृथ्वीराज थर्ड ने। पृथ्वीराज थर्ड का जो पीरियड है वो 1178 से 1192 तक, 19 तक है। इसने बुंदेलखंड के चंदेला शासक, परमर्दी को हराया इसने। और इसमें जो लोक कथाओं में बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध आपने सुनी होंगी, आला उगल है ना, आला उगल, वो इसी युद्ध में मारे गए ना। कभी दादी नानी से कभी पुरानी कहानियों में आला उगल की कहानी है। अब तुम लोग तो सब नेट और टीवी और गूगल देख के बड़े हुए, हमने बचपन में कहानी सुना।
जी जी जी। मैंने भी अपनी बचपन में, मेरी जो दादी थी वो झज्जर की थी और बहुत लोग 4th 5th क्लास पास होंगे, लेकिन उन्हें ये सब बढ़िया, उन्होंने सारे इस्लामिक हिस्ट्री मुझे बताई थी उन्होंने, और ये आगे उनका हिंदुओं की जो रीति उन्होंने ये सब सुनाई थी यार। कुछ कुछ मुझे मुझे अब तक कुछ छोटा सा प्रेजेंट में है। फिर जब मैंने इतिहास में आगे पढ़ा कि आगे उधर क्या कैरेक्टर थे, तो पता चला कि वो दादी दादी भी ऐसा नहीं है, गलत नहीं बताती थी, बहुत सी बातें सही बताया करती थी। तो ये इसी युद्ध में मारे गए आले उदल में, जो दोनों थे। अब इसके बाद इसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे कि 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ, 91 में पृथ्वीराज चौहान ने उसको पराजित कर दिया। उसमें तो कहते हैं कि गौरी जो था वो खुद जख्मी हो गए थे बहुत ज़्यादा, और 2 वर्षों के इतिहास में एक वर्जन ये कि वो जख्मी होकर गिर गया था, लेकिन उसको पहचान नहीं पाया पृथ्वीराज की सेना का। तो रात में फिर उसकी सेना के सिपाही से ढूंढ के आया, उसको उठाकर लेके। दूसरे वर्णन ये है कि वो जख्मी होकर जैसे ही घोड़े से गिर रहा था तो उसका तुर्की सिपाही था, उसने देख लिया, उसने घोड़े पर बिठा के वो सेना से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि उसके बाद 1 साल तक शहाबुद्दीन गौरी जो था वो कहते हैं न नहाया, न उसने कपड़े चेंज किए, न वो अपने घर में अपने पत्नी के पास गया, और केवल न नाखून कटे। 1 साल तक वो युद्ध की तैयारी करता, और 1 साल बाद उसने फिर अपनी सेना के साथ जो है वो वापस लौटा, जो 1192 में क्राइम था। और यहाँ से चौहान जो है उनका इतिहास, यानी उधर चंदेरी का इतिहास तुर्कों के साथ खत्म हुआ, इधर इनका इतिहास तुर्कों के साथ। यानी अब हम इतिहास के उस मोड़ पे आ रहे हैं जहाँ हमारा मध्यकाल प्राचीन समाप्त होकर मध्यकाल और तुर्क जो है उनका आगमन आरंभ हो रहा है। मैंने कहा था ना, मैं कई बार वैसे भी कहते हैं कि भारत की विशेषता ये है ना, ये सच में सच माँ है। हम जय हिंद माता जय माता का नारा गलत, इसकी गोद हमेशा सबके लिए खुली है। शक कुशान सतवाहन गुण प्राचीन काल में आते रहे, आर्यन से सबसे पहले आए, तब तो हो गया, उसके बाद फिर तुर्क अरब अफगान ये सब है, और सबको इसने अपना। केवल यूरोपियन ऐसे थे कि इन्होंने वो इसके बेटे नहीं हुए, उन्होंने यहाँ की सारी दौलत लूट के यूरोप में ही, मैंने इसने सबको अपना स्थान दिया और सबने इसको अपना माना। भाई यही फर्क रहा आर्य में, मेरा संकेत से कि आर्यन से लेकर यूरोपियन तक 50 जातियाँ यहाँ आई और यही बस गई, सब इसके हो गए और ये उनकी हो गई, लेकिन यूरोपियन कभी इसके नहीं। अब इसके बाद का हम फिर अपने मध्यकाल में पढ़ेंगे। अब आइए इसमें जो शासक अभी बात हो रही थी हमारी, इसकी बंगाल के 5 शासक मैंने बताया थे आपको, या भूल मेरी याददाश्त कमजोर है, समझ में आती है, मेरी एज हो गई है रहता। मैं जब तुम्हारी एज में था तो मैं एक तो नहीं, मुझे 100 पॉइंट्स ऐसे याद होते थे जमान पे तुम्हारी इस एज में तो तुम भूलने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बंगाल के 5 शासक कहते हैं कि इसका तो स्थापना है वो 750 से मानते हैं। इसमें थोड़ा सा विवाद है, इसके नाम, इसकी स्थापना किसने की उस पर भी विवाद है थोड़ा सा। ना क्या नाम है उसका जिसने 5 वंश की स्थापना की? वो है ना, लेकिन इस नाम पर विवाद है। ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था ये? बौद्ध धर्म का। आप देखेंगे प्राचीन काल में हिंदुइज्म के साथ साथ जैन बौद्ध धर्म है। तो हिंदुइज्म में कई अलग अलग समुदाय हैं, शिव विष्णुआइट, इनमें आपस में भी संघर्ष हुआ। ऐसा नहीं है कि आपस में संघर्ष में आपस में इनकी, लेकिन ये सारे संघर्ष बहुत विस्तार में नहीं हो सकेंगे। ये बौद्ध धर्म का जो था वो अनुयायी था। और एक चीज और इसके बारे में कही जाती है कि ये पॉलिटिकल इसने जबरदस्ती कब्जा किया, निर्वाचित था। इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या था ये? निर्वाचित था। इसे उस वक्त की जनता ने बैलेट पेपर से नहीं चुना था, उसका जो लोग हुए उन्होंने उसको अपना।
फिर जो मेन नाम जहां से आरंभ होता है वो है धर्मपाल, यानी जहां से चुनाव खत्म हो गया और वंशानुगत आरंभ हो गया, यानी अब मेरा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। वो धर्मपाल है जिसने 770 से 787 तक शासन किया। ये एक बड़ा शासक था। 11वीं सेंचुरी में एक कवि था शोधफल, इसका नाम याद रखिएगा, शोधफल। ये गुजराती कवि था, गुजरात का गुजरात का। इसने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा। क्या कहा है? उत्तरापथ का स्वामी कहा है। इट मीन्स कि एक बड़ा शासक था, बड़ा मजबूत राज्य उसका था, इसीलिए उसको उत्तरापथ का स्वामी कहा गया। इसी ने अपने लिए महाराज अधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधियां ग्रहण की थी। स्टेट जो है 780 भी दी हुई है इनकी कहीं पे 770 से 780 कौन? धर्मपाल से। हाँ, तो सामने 1787 है 750 से 770 तक, धर्मपाल वाली, 770 से 787 तक, और कहीं पे बुक में दिया है 780 780 700। 80। अच्छा, इसको 87 को हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये अलग अलग बुक्स में बहुत सारी इस पीरियड में डिटेल्स अलग अलग मिलेंगी पीरियड में। ये या तो ये याद रखो कि इन डेट्स के बारे में पूछा नहीं जाएगा, तो बोलिए सिर्फ एक पीरियड आप ध्यान में रखें कि इस पीरियड में नहीं, वरना तुम 3 किताबें देखोगे, तीनों में अलग अलग डेट की मिल सकती है। दूसरी बात इसमें ये भी याद रखो, मैंने ये इंग्लिश बुक से लिए ज़्यादातर जो लिया है, क्योंकि हिंदी की बुक्स में मुझे माफ़ करना बहुत सारी त्रुटियाँ मिली हैं, या तो वो प्रूफ रीडिंग सही नहीं करते हैं या उनके स्टैंडर्ड यानी रोमेला थापर की किताब अंग्रेजी में भी हिंदी में भी किताब वही है, लेकिन जो हिंदी में छपी हुई किताब है उसमें त्रुटियाँ बहुत सी हैं। अंग्रेजी में छपी हुई जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसमें प्रूफ की गलतियाँ कम हैं। इसीलिए कई जगह तो ऐसा मिला है कि ये 877 हो गई, आज इधर छप गया 9 इधर छप गया। ये बहुत अब आप कंफ्यूज होते रहिए कि इसमें इसने क्या लिखा है, लेकिन जनरली जो मिला है वो 770 और 770 से 780 787 ही है, जिसमें रोमेला थापर ने जो लिखा है वो 787 ही उसने लिखा है। समझ आया मेरी बात? 787 ये मैंने इंग्लिश बुक से लिया है, इसलिए मैं इसको बेहतर मानता हूँ। हो सकता है कि गलती इसने भी की हो या किसी ने भी की, लेकिन ये याद रखो, ये कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, वो डेट्स जिसमें कंफ्यूजन है या वो डेट जिसमें कई ओपिनियन है, वो डेट कभी नहीं पूछी जाती, वो डेट कभी नहीं पूछी जाती। इसीलिए खासतौर से सिविल सर्जन आप देखेंगे कि फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत बढ़ गए, क्योंकि कंसेप्ट में क्या होता है, डेट का मसला नहीं होता है, उसमें कंसेप्ट की बात होती है, इसलिए डेट। ये जो इवन मध्य काल में आने के बाद हमें बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, उसी काल की बहुत सी किताबें होती हैं, वहाँ भी कई जगह पे तिथियों में, लेकिन वहाँ तिथियों में गड़बड़ कहते हैं कि कैसे होता है। इन तिथियों में जो डिफरेंस है ओपिनियन का वो सन में है, 80 85 82। मध्य काल में आने के बाद क्या हुआ कि तिथियों में तो गड़बड़ नहीं हुई, महीनों में गड़बड़ हुई है। भरती लिखता है कि नहीं ये दिसंबर तो हम कह रहे हैं, वो जमाने में दूसरे इस्लामिक मंथ वो लिखे जाते थे जमाने में, वो कहता नहीं इस मंथ में, तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस चीज़ का होता है, मंथ का होगा। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों में आपको ये मिलेगा। अब इसके बाद जैसे कि जो हमने 787 कहा था, अब 787 से और 810 के बीच का पीरियड है।
लगभग कितने साल हो गए? 13 साल, करीब 23 साल हो गए। इस 23 साल के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो एक अलग नाम भी हमें मिलता है, लेकिन लगता है कि उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि इसके बाद इतिहास में जनरली जो इंपॉर्टेंट आता है वो 810 में आता है। 810 से 850 के बीच में वो है देवपाल। यानी ये पीरियड है, लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस उसके बाद में इस इंपॉर्टेंट व्यक्ति के आती है, देवपाल। इसके बारे में भी हमारे इतिहास सुलेमान जो मैंने बताया था, अरब यात्री जो था मौलाना का, उसने इसके बारे में लिखा और वो कहता है कि ये प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों शासकों से ज्यादा शक्तिशाली शासक था। यानी केवल एक ये नाम हमें ऐसा मिलता है पाल का कि जिसके बारे में एक अरब इतिहासकारी लिखता है कि ये अपने समकालीन राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों से ज्यादा शक्तिशाली था। फिर ऐसी इस बीच के पेड़ नहीं, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो महीपाल है। महीपाल है जो 988 से और 1038 तक जिसने शासन किया। इसके बारे में भी इतिहासकार पाल वंश का रियल फाउंडर या सेकंड फाउंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल वंश का दूसरा संस्थापक या वास्तविक संस्थापक। जनरली किताबों में दूसरा संस्थापक मिलेगा आपको, इसके लिए शब्द रियल फाउंडर महीपाल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसने अपने इस बीच के पीरियड के खोए हुए बहुत से राज्यों को दोबारा इसने प्राप्त किया और इसने मैं वही तो बताया हूँ, आपने मेरी बात सुनी नहीं। 850 से लेकर और 988 के बीच के जो शासक हैं उनकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत नहीं है, वरना अगर सबको ऐसे लेके चलेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। उसके बाद जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो महीपाल है, जिसको मैंने कहा ना सेकंड फाउंडर कहा गया। क्यों कहा गया कि इस बीच में इनकी डायनेस्टी कमजोर हो गई, इनके बहुत से राज्य इनके हाथ से क्षेत्र निकल गए, इसने उन पर दोबारा से फिर अधिकार किया और दोबारा से दृढ़ शासन व्यवस्था इसने स्थापित की। इसीलिए इसको सेकंड फाउंडर कहा जाता है। इसके बाद फिर 1038 से 1055 तक जो है वो न्यायपाल पर है। इसके जमाने में एक बहुत मशहूर युद्ध गुजरात के वो कालाचूरी शासक कर्ण के साथ इसका युद्ध है। कालाचूरी शासक कर्ण के साथ इसका युद्ध है और कहते हैं कि ये युद्ध, ये संघर्ष में दोनों में से कोई भी इसमें नहीं जीत पा रहा था और दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान का होता। एक बौद्ध जो था ज्ञानी श्री ज्ञान आचार्य, उसने मध्यस्थता की थी। श्री ज्ञान आचार्य ये बौद्ध था, इसने मध्यस्थता करके दोनों में शांति स्थापित की थी, वरना इनका युद्ध जो था वो संघर्ष लंबा चला जा रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सब ये जानते हैं कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ये तो इसमें को बताने की बात ही नहीं है, लेकिन इस धर्मपाल ने नालंदा को बहुत से गांव इसने और आर्थिक सहायता इसने दी थी। और धर्मपाल के काल में ही ये भी याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म उन्नति पर था और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े स्तर पर हुआ था और आम जनता में, जनसाधारण में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। इसी के काल में पाल शासकों की एक और इंपॉर्टेंस है। एक के जमाने में साउथ ईस्ट एशिया से व्यापारिक संबंध भारत के बहुत बड़े स्तर पर। इससे साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है बताइए? पाकिस्तान का हाँ, ये सर, या ये जो नीचे के क्षेत्र है ये इन पाल शासकों के काल में व्यापार हुआ था।
इन पाल के बाद बंगाल में सेन शासक आए। सेन वंश आए। यहां भी बेसिकली वही कहानी दोहराई गई। चौहान थे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत, ऐसे ही सेन थे किसके? पाल के सामंत। हाँ, पाल के सामंत थे। बल्कि जो इसका संस्थापक था उसका नाम था सामंत सेन। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसका नाम नहीं था ये सामंत सेन, बल्कि ये एडजेक्टिव था, यानी वो सामंत था तो सामंत सेन था, वो सामंत उसका नाम नहीं था। लेकिन संस्थापक का नाम जब भी कहीं आता है तो सामंत सेन के साथ आता है। मेरी बात नहीं समझ रहा है? एक तो कहते हैं कि सामंत सेन इसका संस्थापक था, तो कहते हैं कुछ इतिहासकार कि सामंत उसका नाम नहीं था, वो सामंत था, वो सामंत था और उसने अधिकार कर लिया था। लेकिन जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था वो इसका पुत्र था हेमंत सेन। उसने सर्वप्रथम अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था और शाही छत्र, रॉयल अम्ब्रेला और अपने कॉइन्स ये उसने सिक्के डालने आते हैं वो उसने अपने नाम से आरंभ किए थे। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्वतंत्र शासक जब कोई अपने को घोषित करता है या विद्रोह करता है तो उसकी कुछ प्रतीक होते हैं जो इस बात का सिंबल होते हैं कि उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इनमें जो एक इंपॉर्टेंट है वो विजय सेन है। विजय सेन है जिसने 1095 से और 1158 तक जिसने शासन किया। कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था इस सेन वंश का। इसके शासनकाल में एक्चुअल में सेन शासकों को, जो पाल शासकों का पूरा छोड़ा हुआ राज्य था, वो इनके अधिकार में आ गया और इन्होंने पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद गद्दी पर बैठा था वल्लभ सेन। वल्लभ सेन जिसने 1158 से 1178 तक शासन किया। इसके बाद लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन 1158 से और नहीं 1178 तो किसी ने किया था, 1178 से 1205 तक इसने शासन किया। इसके शासनकाल में 1202 में बख्तियार खिलजी, या उसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जनरली कि बख्तियार खिलजी के नाम से भी आप याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। ये शहाबुद्दीन गौरी का एक दास था, जैसे ऐबक दास था ऐसे शहाबुद्दीन गौरी का एक दास था। इसने 1202 में बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन ये लक्ष्मण सेन युद्ध किए बिना ही छोड़कर भाग लिया था और बंगाल पर अधिकार तुर्कों का हो गया। इन्हें अब देखिए चारों तरफ से घूम फिर के क्या हो रहा है कि तुर्क राज्य स्थापित होता चला जाता है। ये मैं पढ़ेंगे आपको, मैं आपको बताऊंगा वीडियो से कि महमूद और गजनी की जो आक्रमण है 17, उन्होंने भारत पर उतने क्या कहते हैं उसको लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। लेकिन उसने भारत के इन आपस में संघर्ष करने वाले राज्यों की कमर तोड़ दी। उसके युद्धों में आर्थिक दृष्टिकोण से और सैनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल, जिसका लाभ भी किसने उठाया? शहाबुद्दीन गौरी ने उसका लाभ उठाया और उसने आकर राज्य की स्थापना की। इसीलिए भारत के इतिहास में महमूद और गजनी का इतिहास स्थान बड़ा नहीं है, वो केवल एक लुटेरा और आकर चला गया। हालांकि गजनी के इतिहास में सेंट्रल एशिया का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे वो वहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर रहा था, लेकिन भारत में उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। यहाँ पर महत्व किसका है? शहाबुद्दीन गौरी का है कि जिसने पूरी एक वंश की स्थापना अलग से कर दी और यहाँ से तुर्कों का शासन जो है वो आरंभ
ये हमारा एक तरह से एंशियंट पीरियड हमारा समाप्त होगा, यहाँ से हमारा मध्यकाल आरंभ होगा। इसके साथ साथ आपके जो सिलेबस में इन्होंने रिवाइज नहीं है उसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं दक्षिणी भारत के, हमारे दक्षिणी भारत जो है ना भारत का, उसके बारे में जाहिर है कि भारत का हिस्सा है, अपना हिस्सा है, लेकिन अपने कल्चर और संस्कृति के आधार पर वो थोड़ा सा अलग है। मैंने शायद क्लास में कहा भी था कि दक्षिणी भारत का मुसलमान दक्षिणी भारत के हिंदू से ज़्यादा करीब है, उत्तरी भारत के मुसलमान से उतना करीब नहीं है। ऐसे ही दक्षिणी भारत के हिंदू दक्षिणी भारत के मुसलमान से ज़्यादा करीब है, उत्तरी भारत के हिंदू से उतना करीब नहीं है। आप प्रैक्टिकली भी जब देखें कहीं बाहर जाए कंट्री में तो दक्षिणी भारत के वो हिंदू मुसलमान आपस में ज़्यादा मिलकर रहते हैं, तुलना में उत्तरी भारत के हिंदू से और मुसलमान से हिंदू। क्यों? वो एक अलग संस्कृति, वो सेम संस्कृति से बिलोंग करते हैं, उनके कल्चर, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषा सिमिलर है। तो क्या होगा ना, आदमी एक उसकी पर्शियन की कहावत फ्रेज है, मैं उसका अर्थ बता दूंगा, जिन्स बा हम जिन्स परवास कबूतर बा कबूतर बास बा। जो जैसा होता है वैसों के साथ ही रहता है, कबूतर कबूतरों में उड़ेगा और बास हॉक जो है वो हॉक के साथ ही होता है। तो वो एक कल्चर के लोग हैं, इसलिए वो एक साथ रहते हैं। तो दक्षिणी भारत हमारे इतिहास के पीछे बहुत है, उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ उसके वंश हैं, आपने सुना होगा चोल और इस समय, उनको हम फिर नेक्स्ट हमारी क्लासेस में उसमें हम पूरा करेंगे। उसके बाद फिर कहते हैं फिर मीडियल पीरियड बाद